हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। और मैं सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें ब्रिटिश संविधान पढ़ा रही हूँ। और कल के वीडियो में हमने कॉमन सभा की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में पढ़ा था या अध्ययन किया था। और हमने ये देखा था कि जो कॉमन सभा है उसकी विधि निर्माण की शक्ति भी असीम है, कार्यपालिका शक्तियाँ भी उसके पास में बहुत सारी है, और वित्तीय शक्ति यानी बजट निर्माण संबंधी शक्ति भी उसके पास में है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वित्तीय शक्तियाँ उसके पास में इतनी सारी हैं, तो ऐसे में ये विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। और डिज़रायली ने भी कहा है कि कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है, यानी इसके पास में इतनी सारी शक्तियाँ हैं जितना कि विश्व के किसी भी प्रथम सदन के पास में नहीं है। और इसके निम्न कारण ये हैं। पहला है कि कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। यहाँ हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, अर्थात उसकी कार्यवाही का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, यानी कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता है, चाहे वे ब्रिटेन के संविधान के मूल भावना के या उसके विरुद्ध ही क्यों न हो। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत अधिक शक्तिशाली बन गई है। तीसरा है संविधान में संशोधन का अधिकार। वह साधारण कानून व संविधान में परिवर्तन एक ही प्रकार से कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से वह साधारण बहुमत से साधारण कानून बना सकती है, उसी तरह से संविधान में कोई भी परिवर्तन करना हो साधारण बहुमत से कर सकती है। और यदि कॉमन सभा में यदि जो दल सरकार में है उसका पूर्ण बहुमत है, तो वह आसानी से कोई भी परिवर्तन संविधान में कर सकती है। और चौथा है लॉर्ड सभा की गौण शक्तियाँ, यानी लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हैं। लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को तो केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है और धन विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। तो इस प्रकार कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का नियंत्रण है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कॉमन सभा है उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में ये विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन बन गया है। और आगे हम पढ़ेंगे स्पीकर। कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर कहलाता है। और इस पद की शुरुआत 1336 में हुई थी, जब थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने। उन्हें स्पीकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था, यानी स्पीक करने का, बोलने का अधिकार था, इसीलिए उन्हें स्पीकर कहा गया। अब है इसका निर्वाचन। वह सदन द्वारा निर्विरोध चुना जाता है। अब स्पीकर की जो मुख्य विशेषता है वो है निर्दलीय होना। यह ब्रिटेन के संविधान में जो स्पीकर है उसकी मुख्य विशेषता है निर्दलीय होना। और अगला है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर होता है और निर्वाचित होने पर वह दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। और यह बिल्कुल अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है और वहाँ जो स्पीकर होता है प्रतिनिधि सदन में, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि अमेरिका में जो स्पीकर है वह दलगत राजनीति से संन्यास नहीं लेता, बल्कि बढ़ चढ़कर दलगत राजनीति में हिस्सा लेता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। और वह तब तक अपने पद पे बना रह सकता है जब तक कि उसमें कार्य करने की शक्ति है। तो वह आम निर्वाचन के समय भी भाषण व प्रचार का कार्य नहीं करता है। अब है स्पीकर की शक्तियाँ एवं कार्य। अब स्पीकर का मुख्य कार्य है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, और सदन में जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है। जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं उन्हें उनकी अनुमति प्रदान करता है। अगर किसी विधेयक पर चर्चा होने के बाद वोट डाले जाते हैं तो उसमें वोटिंग करवाता है, और उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़े तो वह निर्णायक मत डालने का भी अधिकार रखता है। पर वह कोशिश यही करता है कि उसे निर्णायक मत डालना नहीं पड़े, और जो दल हैं वो आपस में ही वोट डालकर इस बात का निर्णय करें।
वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। इसका अर्थ है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर द्वारा किया जाता है। प्रस्तावों व विधेयकों पर मतदान के नतीजों की घोषणा करना। सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव एवं विधेयक पारित किए जाते हैं, फिर उन पर मतदान होता है और उनके नतीजों की घोषणा भी स्पीकर के द्वारा की जाती है। और जब कभी स्पीकर अनुपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में जो सदन का उपाध्यक्ष होता है वो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। आगे है कंगारू समापन। अब कई बार ऐसा होता है कि सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक एवं प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में कार्य की अधिकता हो जाती है और स्पीकर का ये कर्तव्य हो जाता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को वह चुन ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके, और इसी को कंगारू समापन कहा गया है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।